नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे GKGS रैपिड टेस्ट सीरीज पार्ट 15 में। आज हम करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, GD या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और हर क्वेश्चंस का आंसर सोच समझ के देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चंस क्या है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम वेटसन ने। किसने किया था? तो विलियम वेटसन ने किया था जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले, विलियम वेटसन ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चंस क्या है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3 है, जो लक्षण बाहरी रूप में दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चंस क्या है, जो लक्षण बाहरी रूप में दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनोटाइप। क्या कहते हैं? तो फिनोटाइप कहते हैं। जो लक्षण बाहरी रूप में दिखाई देते हैं उन्हें फिनोटाइप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ही जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? क्वेश्चंस क्या है, एक ही जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलील कहते हैं। क्या? तो एलील कहा जाता है। एक ही जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? तो एलील। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिंकज का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन क्या है, लिंकज का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन का साथ साथ वंशानुगत होना। क्या? तो जीन का साथ साथ वंशानुगत होना लिंकज का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अवकरण में क्या होता है? क्वेश्चन क्या है, अवकरण में क्या होता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। क्या? तो अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है अवकरण में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ यहाँ आपको मिलता है GKGS MCQ क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम्स के लिए बेहद यूजफुल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों साथ साथ होते हैं। क्या? तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे शक्तिशाली अक्सीकारक कौन है? क्वेश्चन क्या है, सबसे शक्तिशाली अक्सीकारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F2 है। कौन? तो सबसे शक्तिशाली अक्सीकारक F2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, sp-q संकरण की आकृति कैसी होती है? क्वेश्चन क्या है, sp-q संकरण की आकृति कैसी होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है।
इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि sp-q संकरण की आकृति कैसी होती है। ओके, कर दिए ना? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुष्फलकीय। क्या? तो चतुष्फलकीय होता है sp-q संकरण की आकृति चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केशिकत्व का कारण क्या है? क्वेश्चन क्या है? केशिकत्व का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसंजन व संसर्जन। क्या होता है? तो आसंजन व संसर्जन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि थीटा 90 डिग्री से छोटा हो तो तरल क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? यदि थीटा 90 डिग्री से छोटा हो तो तरल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर उठेगा। तरल क्या होगा? तो तरल ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पतली नली में द्रव अधिक क्यों चढ़ता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से पतली नली में द्रव अधिक क्यों चढ़ता है? तो क्योंकि त्रिज्या कम होती है। क्यों चढ़ता है? तो त्रिज्या कम होने के कारण पतली नली में द्रव अधिक चढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्यानता क्या है? क्वेश्चन क्या है? श्यानता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव का प्रवाह का विरोध होता है। क्या? तो श्यानता क्या है? तो द्रव का प्रवाह का विरोध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन का श्यानता नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? न्यूटन का श्यानता नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि न्यूटन का श्यानता नियम किससे संबंधित है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परतों के बीच घर्षण। किससे संबंधित है? तो परतों के बीच घर्षण से संबंधित है न्यूटन का श्यानता नियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परतों के बीच घर्षण। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी तक 10+ क्वेश्चन सही किए हैं तो आप सही ट्रैक पे है, लेकिन ध्यान रहे असली कंपटीशन अभी बाकी है। अगले सवाल थोड़े ट्रिकी होने वाले हैं। हर सवाल को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में छोटी गलती ही बड़ा नुकसान कर सकती है। तो फोकस बनाए रखिए और चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस लेवल का है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? तो 12 अनुसूचियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहली अनुसूची किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? पहली अनुसूची संबंधित है किससे? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। किससे संबंधित है पहली अनुसूची? तो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 7वीं अनुसूची में क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या? तो 7वीं से शक्ति हो जाएगा, स से 7वीं, स से शक्ति, यानी 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा से समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? क्वेश्चन क्या है? समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समवर्ती सूची में अपना कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, 8वीं अनुसूची
संबंधित है? क्वेश्चंस क्या है? 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो भाषा से। किससे? भाषा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रत्येक देशांतर पर समय का अंतर क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक देशांतर पर समय का अंतर होता है कितना? तो 4 मिनट का। कितना होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक देशांतर पर समय का अंतर 4 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ रोज आपको मिलता है जीके जीएस एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। आजकल की कंपटीशन में जीके जीएस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या? तो 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग लास्ट फेज पे आ पहुँचे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पूरब की ओर जाने पर समय क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? पूरब की ओर जाने पर समय में क्या परिवर्तन होता है? तो समय क्या होता है? समय बढ़ जाता है। पूरब की ओर जाने पर समय क्या होता है? समय बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होगा? तो पश्चिम की ओर जाने पर समय में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो समय घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समय घट जाएगा। अगर पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, वहीं अगर पश्चिम की तरफ हम लोग आएंगे तो समय क्या होगा? तो समय घट जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जैव विविधता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारिस्थितिक संतुलन। क्या? तो पारिस्थितिक संतुलन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, चेदी राजवंश के प्रतापी राजा खारवेल की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? क्वेश्चन है कि चेदी राजवंश के प्रतापी राजा खारवेल की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी गुफा अभिलेख से। किस अभिलेख से? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन क्या है? भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही क्रम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे पहले हिंदू यूनानी आए थे, उसके बाद शक, उसके बाद पहलवा, उसके बाद कुषाण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। क्या? तो हिंद यूनानी, शक, पहलवा, कुषाण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद यूनानी ने। किसने? तो हिंद यूनानी ने किए थे, क्योंकि सबसे पहले यहीं आए थे भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंद यूनानी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन यानी नागा अर्जुन से।
किससे दीक्षा ली थी? तो नागार्जुन से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हिंद यूनानी शासकों द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में चलाई गई यूनान की प्राचीन कला को क्या कहा जाता है? थोड़ा आइए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस थोड़ा लॉन्ग है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस है कि हिंद यूनानी शासकों द्वारा भारत की पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में चलाई गई यूनान की प्राचीन कला को क्या कहा जाता है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलेनिस्टिक आर्ट। क्या? तो हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपने पूरा पार्ट 15 टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से अपने स्कोर को चेक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवाल सही किया। अगर आपका स्कोर 25 प्लस है तो एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो। अगर कम है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जारी रखो। प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की चाबी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 16 में। तब तक के लिए धन्यवाद।